सलाम नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू फिजिक्स स्फीयर। डियर एस्पायरेंट, आज के इस लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे यूनिट वेक्टर क्या होता है या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का एक टॉपिक सीखेंगे, दैट इज कॉल्ड द यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर हम किससे कहेंगे? मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई भी एक वेक्टर है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना है? ए। या वो वेक्टर हमारे पास क्या है? ए वेक्टर है। अब उसी सेम डायरेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, एक और वेक्टर ड्रॉ करते हैं और हम कहते हैं कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 1 टाइम है। किसके 1 टाइम है? इस वेक्टर का जो भी मैग्नीट्यूड होगा या जितना भी हमारे पास वेक्टर है उसके अगर हम बहुत सारे पार्ट करें, मतलब इतने पार्ट करें कि ईच पार्ट का मैग्नीट्यूड 1 हो, तो उस 1 पार्ट वाले मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर को हम क्या कहेंगे? यूनिट वेक्टर। मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई भी 10 केजी का मास है या पल्प है, या हम कोई भी एक सब्सटेंस कंसीडर करते हैं जिसका मास हमारे पास क्या है? 10 केजी है। लेट सपोज कि यही हमारे पास मार्कर है, इसका मास हमारे पास कितना है? लेट सपोज के 3 केजी इसका मास है हमारे पास। तो अगर मैं कहूँ ये जो कैप है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितने टाइम है हमारे पास? 1 टाइम है। तो ये जो कैप है इस मार्कर का क्या कहलाएगा? यूनिट वेक्टर कहलाएगा। या हम क्या कहते हैं, लेट सपोज कि हमारे पास कोई भी मास होता है तो उसको हम कैसे लिखते हैं? लेट सपोज हमारे पास मास कितना है? 10 केजी। अब 10 किसको शो करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ दैट क्वांटिटी। किलोग्राम जो है वो किसको शो करता है? यूनिट्स। यहाँ 10 हमारे पास क्या मैग्नीट्यूड है? कितने टाइम से? स्टैंडर्ड मेजरमेंट के हिसाब से 1 किलोग्राम के हिसाब। तो 1 किलोग्राम के हिसाब से हम क्या बताते हैं कि ये जो सब्सटेंस है वो हमारे पास कितना है? 10 केजी का है। या 1 को जब हम 1 केजी को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल जो मास होगा वो कितना हो जाएगा? 10 केजी हो जाएगा। तो वही मिसाल है, इसका टोटल मास हमारे पास कितना है? 3 केजी है। अगर इस कैप का मास 1 टाइम है तो ये कैप जो है वो मार्कर के कितने टाइम से? 3 टाइम से। तो हम कहेंगे कि स्टैंडर्ड मेजरमेंट के हिसाब से 1 केजी को जब हम मार्कर के 3 टाइम्स मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल मार्कर का जो मास है हमारे पास वो कितना बनता है? 3 केजी बनता है। तो अब जो 1 केजी है वो किसको शो करता है? यूनिट वेक्टर को शो करता है। उस सब्सटेंस के मास के किसको शो करता है? यूनिट वेक्टर को शो करता है। तो एक यूनिट वेक्टर को हम किस तरीके से शो करते हैं? तो एक यूनिट वेक्टर को शो करने के लिए हम वो गिवन वेक्टर लेंगे और उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं? हेड या कैप लगाते हैं। इसको हम पढ़ते हैं ए हैच। वेक्टर ए के ऊपर हेड लिखें या हम इसको पढ़ते हैं कैप। तो ये इसको शो करने का एक तरीका है। जैसे हम वेक्टर को नॉर्मली कैसे शो करते हैं? एरो के साथ, जो हमारे पास कंप्लीट वेक्टर होता है। तो उसके यूनिट पार्ट को शो करने के लिए हम क्या सिंबल यूज करते हैं या कौन सी कोडिंग है हमारे पास? हम उस वेक्टर के ऊपर क्या लगाते हैं? वेक्टर ए के ऊपर कैप लिखें या उसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर ए के ऊपर हेड। अगर हम इसके फार्मूले की बात करें, अब देखें हमने 10 केजी मास ले किया था। अब जब उसको हम 1 टाइम स्टैंडर्ड मेजरमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 टाइम स्टैंडर्ड मेजरमेंट हमारी क्या है? यूनिट वेक्टर है। तो उस यूनिट वेक्टर को जब हम मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक फुल वेक्टर। मीन्स उस कंप्लीट मास के बारे में हमें पता चलता है कि वो मास हमारे पास कितना है? 10 केजी। तो इसी तरह से कोई भी जो वेक्टर है हमारे पास, तो उसका हमें फुल मैग्नीट्यूड या फुल वेक्टर जो हमें कब पता चलेगा? तो हम लिखेंगे कि फुल वेक्टर जो है वो हमारा किसके बराबर होगा? यूनिट वेक्टर। और उसको मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? मैग्नीट्यूड या तो फिर नंबर ऑफ दैट वेक्टर। तो लेट सपोज के फुल वेक्टर हमारे पास क्या है? वेक्टर ए। और यूनिट वेक्टर को हम किसके साथ शो करते हैं? ए कैप के साथ। और जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम किसके साथ शो करते हैं? मॉड के साथ। तो मल्टीप्लाई बाय दैट मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो कोई भी फुल वेक्टर हमें कब मिलेगा? जब हम
उसके मैग्नीट्यूड को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट वेक्टर के साथ। अगर यहां से हम यूनिट वेक्टर के लिए सॉल्व करें तो यूनिट वेक्टर हमारा किसके बराबर हो जाएगा, फुल वेक्टर, उसको हम डिवाइड किसके साथ करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। यहां हम कहेंगे फुल वेक्टर को हम किसके साथ लिखते हैं, वेक्टर ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो ये फार्मूला है टू कैलकुलेट द यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर के पास कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं या कौन सी खासियतें होती हैं, तो एक जो यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, हमेशा 1 के बराबर, क्योंकि हम स्टैंडर्ड मेजरमेंट को सिलेक्ट करते हैं और स्टैंडर्ड मेजरमेंट हमारे पास क्या है, 1 टाइम होती है, तो यूनिट वेक्टर भी हमारा क्या होगा, 1। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ 1, हमेशा इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा हमारे पास 1। अगर इसके डायरेक्शन की बात करें तो इसका जो डायरेक्शन है हैज सेम डायरेक्शन ऑफ दैट पेरेंट वेक्टर। तो इसका डायरेक्शन कौन सा होगा, वही डायरेक्शन होगा जो हमारे पास गिवन वेक्टर का डायरेक्शन होगा। मींस लेट सपोज कि ये वेक्टर हमारे पास क्या है, पेरेंट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर को अगर हम कहें कि ये हमारे पास क्या है, डॉटर वेक्टर हो, ये हमारे पास क्या है, डॉटर वेक्टर है, और ये हमारे पास क्या है, पेरेंट वेक्टर है। तो हमेशा जो पेरेंट वेक्टर का डायरेक्शन होगा वही हमारे पास क्या होगा, डॉटर वेक्टर का डायरेक्शन। डॉटर वेक्टर से मुराद क्या है हमारे पास, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर हमें क्या बताता है, यूनिट वेक्टर हमें बताता है कि जो पेरेंट वेक्टर है उसका डायरेक्शन कौन सा है। मिसाल के तौर पे अगर हमें पता हो कि कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितने गुना है, 20 गुना है, और हमें साथ में ये पता हो कि भाई यूनिट वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ की तरफ है, ईस्ट की तरफ है, या किसी भी डायरेक्शन के अंदर है, तो हम इजीली ड्रा कर सकते हैं 20 टाइम्स क्या करना है, हमें यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, उसके मैग्नीट्यूड के साथ। फिर उसी सेम डायरेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, उस वेक्टर को ड्रॉ करेंगे। लेट सपोज के यूनिट वेक्टर की साइज हमारे पास इतनी है, इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना है, 1, और ये वेक्टर हमारे पास क्या है, लेट सपोज के वेक्टर था हमारे पास z, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो जब इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वही गिवन वेक्टर। तो ये हमारे पास जो वेक्टर आया है ये कितने टाइम्स आया है, 20 टाइम्स ऑफ z। यूनिट वेक्टर के 20 गुना हमारे पास ये वेक्टर है। तो वही सेम डायरेक्शन है जो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन है, वही हमारे पास सेम डायरेक्शन है जो हमारे पास किसकी होगी, पेरेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो एक तो यूनिट वेक्टर हमें क्या दे रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ 1, और दूसरा यूनिट वेक्टर हमें क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। तो अगर हमें किसी वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड करना हो या डायरेक्शन की हमें नॉलेज नहीं है, यूनिट वेक्टर पता है, तो उसकी मदद से भी हम कोई भी गिवन वेक्टर जो है ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमें यूनिट वेक्टर पता हो और उसके साथ उसका हमें क्या पता हो, मैग्नीट्यूड पता हो, क्योंकि तभी तो जाके हमें क्या मिलेगा, एक फुल वेक्टर मिलेगा। अच्छा, उसे आगे हम पढ़ते हैं। देखिए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट सिस्टम के अंदर हम कोई भी वेक्टर जो है वो किस तरीके से ड्रॉ करते हैं कि हमारे पास क्या होता है, एक रिजल्टेंट वेक्टर होता है और उसके हमारे पास क्या होते हैं, 2 कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट हमारा क्या होता है अलोंग द एक्स एक्सिस, और एक कंपोनेंट हमारा क्या होता है अलोंग द वाई एक्सिस। लेट सपोज कि ये हमारे पास क्या एक रिजल्टेंट वेक्टर है, तो ये इसका क्या कहलाएगा, एक्स कंपोनेंट, और ये इसका हमारा क्या कहलाता है, वाई कंपोनेंट। अब इस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट सिस्टम को या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर को अगर हमें इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर शो करना हो तो हमें पता है ये डायरेक्शन हमारी किसकी होती है। अब देखें, जो डायरेक्शंस होती हैं वो आर्बिट्री होती हैं, मतलब एक्स की कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, हम सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम लेट सपोज ये एक्स है हमारे पास, ये वाई होती है, ये हमारे पास क्या है जेड। कैसे पता चलता है कि तीनों जो लाइन्स है हमारे पास वो क्या होनी चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। कभी एक्स ऐसे भी हो सकता है, कभी ये भी एक्स हो सकता है, कभी ये जेड हो सकता है, ये वाई हो सकता है। इस तरह से इनकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो सकती हैं, कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है। कभी इस तरह से भी हमारा वेक्टर हो सकता है, लेट सपोज ये एक्स है, ये हमारा वाई, ये जेड है। कभी इस तरह से भी हो सकता है, ये हमारा क्या है जेड डायरेक्शन है, ये वाई है, ये हमारे पास क्या है
x है। तो अब इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर इन वेक्टर्स को हम किस तरह से फिक्स करें, या इन वेक्टर्स को इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ फिक्सेशन करते हैं कि i जो है वो हमारा यूनिट वेक्टर है, इसके डायरेक्शन में इन डायरेक्शन ऑफ x। इसी तरह से हम कहते हैं यूनिट वेक्टर j किस डायरेक्शन में, इन डायरेक्शन ऑफ y। या हमारे पास जो आर्बिट्री डायरेक्शंस हैं, या जो हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाते हैं, या हम जो कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं x y z का, तो x को हमने इस यूनिट वेक्टर के साथ फिक्स किया i के साथ। तो जब भी हमें i कैप का पता होगा कि तो उस टाइम हम समझ जाएंगे कि किस डायरेक्शन की बात हो रही है, x डायरेक्शन की। जब भी हमारे पास j यूनिट वेक्टर की बात चल रही होगी तो हमें पता चलना चाहिए कि हम किस डायरेक्शन की बात करें। इसी तरह से एक और हम वेक्टर यूनिट वेक्टर बनाते हैं, दैट इज द k। और k जो है हमें किस डायरेक्शन के अंदर, किस डायरेक्शन के बारे में बताएगा, दैट इज द z वेक्टर के बारे में। या z डायरेक्शन के अंदर जो भी वेक्टर होगा उसके बारे में हमें कौन बताएगा, k बताएगा। मीन्स के जब भी हमारे पास कोई भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अंदर वेक्टर गिवन होगा, तो अगर हमें उसका यूनिट वेक्टर पता है तो हमें पता होगा कि वेक्टर कहाँ पे लाई करता है। क्या ये वेक्टर अलोंग द x एक्सिस है, क्या ये वेक्टर अलोंग द y एक्सिस है, क्या ये वेक्टर अलोंग द z एक्सिस है। अगर हमें i यूनिट वेक्टर गिवन होगा तो हम क्या कहेंगे, वेक्टर कहाँ पे लाई करता है, अलोंग द x एक्सिस। अगर हमें j यूनिट वेक्टर गिवन है तो हम कहेंगे वेक्टर हमारा कहाँ लाई करता है, अलोंग द y एक्सिस। अगर हमें k पता है यूनिट वेक्टर तो हम कहेंगे हमारा वेक्टर कहाँ लाई करता है, अलोंग द z एक्सिस। तो ये डायरेक्शंस को फिक्स करने के लिए हमने क्या बना दिए, यूनिट वेक्टर बना दिए। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास लेट सपोज गिवन हो कि हमारे पास कोई रिजल्टेंट वेक्टर है इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर, वो हमारा कितना है, 3i प्लस k 2j। मीन्स के रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो अलोंग द x एक्सिस इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर कितना है, अलोंग द x एक्सिस 3 टाइम है, और अलोंग द y एक्सिस हमारे पास कितना है, 2 टाइम्स है। अब इसके अंदर हमें कोई भी x y डायरेक्शन नहीं पता है, इसके अंदर हमें क्या बताया गया, यूनिट वेक्टर्स बताया गया। ये 3 टाइम्स जो यूनिट वेक्टर है, तो जो हमारे पास i यूनिट वेक्टर है वो 3 टाइम्स है, और जो j यूनिट वेक्टर है वो हमारे पास कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। तो हम इजीली ड्रा कर सकते हैं कि हमारे पास अलोंग द x एक्सिस यूनिट वेक्टर हमारा कितना है, 3 टाइम्स है, और अलोंग द y एक्सिस हमारा यूनिट वेक्टर कितना है, 2 टाइम्स है। अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये हमें rx ry के बारे में नहीं बता रहा है, ये हमें किसके बारे में बता रहा है, बेसिकली रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में बता रहा है। तो इसकी मदद से हम पता लगा सकते हैं कि किसी भी पॉइंट से या पॉइंट ऑफ ओरिजिन से जब हम अलोंग द x एक्सिस चलेंगे तो कितने टाइम चलेंगे, 3 टाइम चलेंगे, और जब हम अलोंग द y एक्सिस हमें जाना है तो कितनी बार हमें जाना है, 2 टाइम्स जाना है ऑफ द यूनिट वेक्टर। तो रिजल्टेंट हमारा क्या बनेगा, 3i प्लस 2j के बराबर। इसी तरह से अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाए तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर यूनिट वेक्टर्स को हम किस तरह से शो करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लेट सपोज ले करते हैं, ये हमारे पास क्या है, x डायरेक्शन है, ये हमारा क्या है, y डायरेक्शन है, और ये हमारा क्या है, z डायरेक्शन। तो अलोंग द x एक्सिस हम कौन सा यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, i। अलोंग द y एक्सिस हम कौन सा यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, j। और अलोंग द z एक्सिस हम कौन सा यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, k। तो अगर कोई भी हमारे पास वेक्टर हो, लेट सपोज इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अगर हमारे पास कोई भी एक वेक्टर हो, वेक्टर a, लेट सपोज वेक्टर a या वेक्टर b हमारे पास कोई भी एक वेक्टर है, और हमें कहे कि इसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड क्या होगा, या ये वेक्टर अलोंग द x एक्सिस कितना है, अलोंग द y एक्सिस कितना है। तो किस तरह से हम लिखेंगे, यूनिट वेक्टर, सॉरी किस तरह से हम लिखेंगे, फुल वेक्टर। ये रहा हमारे पास फुल वेक्टर। फुल वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय द मैग्नीट्यूड। तो लेट सपोज अलोंग द x एक्सिस इसका कंपोनेंट हमारे पास कितना होगा, ax टाइम। अलोंग द y एक्सिस इसका कंपोनेंट हमारे पास कितना होगा, a y टाइम्स। तो इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर हम इसको कैसे लिखेंगे, a xi। अलोंग द y एक्सिस इसको हम कितना लिखेंगे, a yj। इस तरह से लिखेंगे अलोंग द x एक्सिस, अलोंग द y एक्सिस। अगर हमें
ए एक्स और ए वाई का पता हो तो हम रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे? तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम या पैरेललोग्राम मेथड के अंदर हम कोसाइन लॉ को पढ़ के आए। तो हम क्या करेंगे? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इसके बराबर होगा एक्स आई का स्क्वायर प्लस ए वाई जे का स्क्वायर, और इसके ऊपर हम क्या लगाते हैं? स्क्वायर रूट। ये हमारे पास तरीका होता है टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ रिजल्टेंट वेक्टर। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास कोई वेक्टर है, लेट सपोज एक वेक्टर हमारे 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 6 7 8 टाइम्स, तो एक वेक्टर है हमारे पास कितने टाइम्स है? 8 टाइम्स। लेकिन ये तो हमारे पास वेक्टर है, लेकिन हमें इसका पता ही नहीं कि डायरेक्शन इसका कौन सा है। तो इसके डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम क्या लगाएंगे? इसके साथ यूनिट वेक्टर। पहले हमारे पास क्या था? सिर्फ मैग्नीट्यूड था। मैग्नीट्यूड की मदद से हमें नहीं पता चलता कि ये वेक्टर है या नहीं। वेक्टर के होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? डायरेक्शन होना चाहिए। तो डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए हम किसको पढ़ रहे हैं? यूनिट वेक्टर को पढ़ रहे हैं। तो ये हमारे पास अब वेक्टर क्या होगा? ए टाइप, और यहाँ पे भी एक वेक्टर हम ड्रॉ करते हैं। लेट सपोज ये वेक्टर हमारे पास कितना है? 3j टाइम्स। तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो हम ड्रा करेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर किस दो वेक्टर्स का है? एक वेक्टर हमारे पास क्या है? ए टाइप, और दूसरा वेक्टर हमारे पास क्या है? 3 टाइम्स j। तो अगर हमें, ये तो हमारे पास फुल वेक्टर है, अगर इसका हमें मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम मॉड लगाएंगे। क्या लिखेंगे? 8i का स्क्वायर प्लस 3j का स्क्वायर, इस तरह से फाइंड करेंगे। या हमारे पास जो जनरल फार्मूला होगा टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर अलोंग द ऑल डायरेक्शन, तो क्या फार्मूला लिखेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इसके बराबर होगा ए एक्स आई का स्क्वायर प्लस ए वाई जे का स्क्वायर प्लस ए जेड के का हमारे पास स्क्वायर। तो अगर हमें रिजल्टेंट वेक्टर किसी भी डायरेक्शंस के अंदर गिवन है तो आसानी से हम उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज यूनिट वेक्टर्स। अगर हमें यूनिट वेक्टर पता हो और अगर हमें मैग्नीट्यूड पता हो तो उसकी मदद से हम फुल वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। और यूनिट वेक्टर हमें क्या देगा? डायरेक्शन, क्योंकि उसके बाद हमें डायरेक्शन की नीड नहीं है, यूनिट वेक्टर ऑलरेडी हमें डायरेक्शन दे रहा है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एनी क्यूरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।